अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, ख़बरों की तफ़सीलात से क़ब्ल एक गुजारिश आपसे कि अगर आप हमारा ताउन करना चाहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। एमपी के नीमच में एक ज़हनी माजूर शख्स के साथ मारपीट की गई है। उसकी वीडियो और सामने आई है और जब उसे मारा जा रहा था तो उससे पूछा जा रहा था कि क्या तुम्हारा नाम मोहम्मद है, अपना आधार कार्ड दिखाओ। और बताया जा रहा है कि उसके कुछ रोज़ बाद ही उसकी लाश वो अब बरामद हुई है। वैसे आपको उसका नाम जान लेना चाहिए। उसका नाम भंवरलाल जैन है और वो मुसलमान भी नहीं है। वहीं अब इस मामले में वो FIR दर्ज कर ली गई है। मोहम्मद नाम है, सही मोहम्मद, सही नाम। तारा आधार कार्ड निकाल, तारा आधार कार्ड निकाल, तारा नाम के तारा आधार कार्ड निकाल, निकाल आधार कार्ड निकाल, निकाल ले जा पैसे कोने आधार कार्ड निकाल। और वीडियो में जो हमलावर नज़र आ रहा है उसकी शनाख्त वो दिनेश कुशवाहा के तौर पर की गई है। कुशवाहा बीजेपी के एक साबिक कॉरपोरेटर के शौहर यानी कि बीजेपी के हामी है। लेकिन नफ़रतों का जो जाल बिछाया गया है और जिस तरह जहर वो हर घर में, हर शख्स में भरा जा चुका है और बारहा कहा गया कि आइए उठ खड़े हो जाइए, मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है उसे ये उनका मसला कहकर खामोश न रहिए, लेकिन सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। और आज क्या कुछ हो रहा है हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। जो असर रसूख वाले लोग समझकर ये सोचकर खामोश थे कि गरीब मुसलमान ही नफ़रतों का शिकार होंगे, तो हमने किस तरह से देखा कि अमीरों तक भी उनके हाथ पहुंच गए। और जो गैर मुस्लिम समझ रहे थे कि ये तो सिर्फ मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो हिंदू राष्ट्र में हिंदू शान से रहेगा, ये बातें वो कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र का मुतालबा किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान में जब हिंदू राष्ट्र होगा तो हिंदू शान से रहेगा। और अब ये बतलाया जा रहा है इस तरह की चीज़ों से कि ये जो नफ़रत की चिंगारी है वो हर घर को जलाकर राख कर देगी अगर सूरत हाल से निमटा नहीं जाएगा। आज देखिए कि क्या सूरत हाल है। रोने वाला आज सिर्फ मुसलमान नहीं है, आज हर कोई उसकी तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रहा है। देखिए कि उसका भाई वो किस तरह से रो रहा है, बिलख रहा है और शिकायत कर रहा है कि किस तरह से उसके भाई को जो कि ज़हनी माजूर है उसे मार दिया गया। कोई भी काई मेरे भाई को उस आदमी ने मारा है और मारा गया है और मेरे भाई और उसके द्वारा ही मारा गया है, उसके द्वारा पूरा मारा गया है। उसको काई भी चाहिए, वीडियो हमारे पास है ऑलरेडी। वैसे जो तकलीफ़ अक़लियतों ने बर्दाश्त की, दलितों ने बर्दाश्त की, अब वो चीज़ें हर कोई उसके सामने आई। इसी सूरत हाल का वो हर कोई सामना कर रहा है। वैसे अब भी संभलने का वक्त है। वैसे मुसलमान तो अमन ही चाहता है, अब बारी गैर मुस्लिमों की है, हिंदुओं की है और दूसरी कौमों की है कि वो उठ खड़े हों और सबूत दे कि हम भी हिंदुस्तान में अमन चाहते हैं। और अमन उसी वक्त कायम होगा जब हर किसी को बराबर का दर्जा मिलेगा, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहाँ हर एक का वो हक़ बराबर का हक़ है। और अब जब जमहूरियत ख़त्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें हो रही है तो एक ऐसा हिंदू राष्ट्र जिसमें इंसानियत नाम की चीज़ न हो, तो फिर ऐसा हिंदू राष्ट्र खुद हिंदुओं के लिए किसी बदनामी से कम नहीं है। वैसे इसराइल में हालिया दिनों में हमने देखा कि क्या कुछ किस तरह से हुआ। एक जो ख़ातून सहाफ़ी थी उसे किस तरह से निशाना बनाकर मार दिया गया और किस तरह के बयानात सामने आए और किस तरह से उसका ताबूत था, उसका जनाजा था, उसे किस तरह से उसके साथ किस तरह से बदसलूकी की गई और किस तरह से वहाँ दरिंदगी का वहाँ मुजाहरा किया गया, वो हमने देखा। और अब वो एक बड़ी ख़बर इसराइल से सामने ये आ रही है कि अब यहाँ एक बार फिर आम इंतख़ाबात का मैदान सजने के इम्कानात वो बढ़ चुके हैं। दरअसल इसराइली बाएं बाजू की जमात मेरठ से ताल्लुक़ रखने वाली खातून रुकने पार्लियामेंट ने मस्जिद अक़सा में नमाजियों पर इसराइली फोर्सेस के तशद्दुद और ख़ातून सहाफ़ी शीरीन अबू अक़ला की बहिमाना मौत पर इजहार अफसोस करते हुए अपनी असम्बली रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया है। और ख़ातून रुकने पार्लियामेंट ने वज़ीर-ए-आज़म नफ़ताली बेनेट और वज़ीर ख़ारिजा को भेजे गए ख़त में अपने मुस्ताफ़ी होने से मुताल्लिक़ उसने जानकारी दी है। और हुकूमत में दाएँ बाजू की जमात की गिरफ्त मजबूत होने और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुतासिबाना कार्रवाइयों में इजाफे पर उसने तशवीश का भी इजहार किया। खातून जो रुकने पार्लियामेंट है उसके मुस्ताफ़ी होने से वज़ीर-ए-आज़म नफ़ताली बेनेट की हुकूमत पार्लियामेंट में अक्सरियत खो चुकी है। और इसराइली खातून पार्लियामेंट रुकने वही इसराइली अरब खातून पार्लिमान रुकन के मुस्ताफ़ी होने पर नेतन्याहू की जो सरबराही में अपोजिशन ने पार्लियामेंट तहलील करने की तजवीज़ पेश की है, जिस पर आइंदा बुध को राय शुमारी की जाएगी।
वहीं इस वोटिंग के दौरान अगर 61 वोट असम्बली तहलील करने के हक़ में आ जाते हैं तो नफ्ताली बेनेट वज़ारत उज़्मा से महरूम हो जाएंगे और कवी इम्कान है कि रवां बरस सितंबर में इसराइल में आम इंतखाबात का इनेकाद हो जाएगा। और ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर हम जानते ही हैं कि किस तरह का हंगामा मचा हुआ है और किस तरह की जो है वो बातें चल रही हैं। और इसी दौरान हमने गुज़िश्ता रोज़ ही बताया था कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है रतन लाल, उन पर केस दर्ज किया गया है और अब यह खबर सामने आ रही है कि उन्हें जो है उस मुतनाज़ा पोस्ट की वजह से अब गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर रतन लाल ने ज्ञानवापी मस्जिद में पाए जाने वाले शिवलिंग को लेकर एक मुतनाज़ा तस्वीर शेयर की पोस्ट किया था और उसके बाद जो है उनके खिलाफ आवाज़ें उठने लगी थी और कहा जा रहा था कि उन्हें गिरफ़्तार किया जाए, जिसके बाद अब जुमेरात की रात यानी कल रात जो है उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो है उनके खिलाफ साइबर सेल में FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद उन्होंने जो है वो उस मामले में जो पोस्ट उन्होंने किया था उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया था, उसके बावजूद जो है उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। वहीं यूपी के वाराणसी में भी ज्ञानवापी मस्जिद मामले से मुताल्लिक़ जो सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ मवाद पोस्ट करने के इल्ज़ाम में जो है पुलिस ने एक मुस्लिम नौजवान को भी गिरफ़्तार किया है। बताया जा रहा है कि 21 साला नासिर वलद सुल्तान ने शिवलिंग से मुशाबाहत रखने वाली मुख्तलिफ अशिया को व्हाट्सएप के ज़रिए वायरल किया था और उस व्हाट्सएप पोस्ट की वजह से उसे गिरफ़्तार किया और पुलिस ने उसे गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया और जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। वैसे जो लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगातार नफ़रतें फैला रहे हैं, जेनोसाइड की बात कर रहे हैं, वो तो ज़मानत पर बाहर हैं और उन्हें कोई गिरफ़्तार करने की बात ही नहीं हो रही है। और वहीं उसके बाद भी यानी ज्ञानवापी मस्जिद मामले के बाद भी ट्विटर हो या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उसमें उस पर तरह तरह की वीडियोज़ जो है मुसलमानों को धमकी देते हुए कई सारी वीडियोज़ मंजराम पर आई थी, लेकिन उसके ख़िलाफ़ उन सब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई अब तक किसी भी तरह की कार्रवाई की कोई भी जानकारी नहीं है और अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं ट्विटर पर गुज़िश्ता दिनों चार्ली हेब्डो के नाम से भी एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, जिसमें मुसलमानों के ताल्लुक़ से तरह तरह की चीज़ें पोस्ट की गई, उनके ख़िलाफ़ तरह तरह की बातें फैलाई गई, लेकिन उन सब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब बात मुसलमानों की आती है, जब कानून पर अमल करने की बात आती है, तो सिर्फ ये जो कानून होता है वो मुसलमानों पर लागू होता है और उन्हें जो है जेल में भेज दिया जाता है। तो इसको लेकर भी काफ़ी सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है कि आखिर एक तरफ़ा कार्रवाइयाँ क्यों हो रही है, आखिर इस तरह का सलूक मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक आखिर क्यों किया जा रहा है, इसको लेकर सवालात भी उठ रहे हैं। वैसे आपको मालूम ही होगा कि समाजवादी पार्टी रहनुमा जो है 27 महीने जेल में गुजारने के बाद आखिरकार रिहा हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली और साबिक़ वज़ीर मोहम्मद आज़म खान ने 26 माह 24 दिन जेल में गुजारने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया और ये एक बहुत बड़ी जीत है उनकी, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा और सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की इस मामले में और जिसके बाद ही उन्हें जो है वो ज़मानत मिली, जिसके ज़मानत मिलने के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी पर उन्होंने तंज़ किया इशारों में और उन्होंने कहा कि जो लोग उनसे मिलने आए उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं और जो लोग नहीं मिलने आए उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि तबाहियों में अपनों का हाथ है और खुदा ऐसे लोगों को अक्ल व फरासत अता करे। वहीं अपनी रिहाइशगाह पर एक बड़े काफ़िले के साथ आज़म खान का वहाँ इस्तकबाल किया गया और घर के बाहर जो है वो मुमताज़ पार्क के किनारे लोगों से खिताब करते हुए आज़म खान ने कहा कि हमने ये गलियाँ 3.5 साल बाद देखी हैं। उन्होंने कहा कि हम आज ज़िंदा खड़े हैं, ये एक मौजिज़ा है, क्योंकि जहाँ हमें रखा गया था वहाँ अंग्रेज़ों के दौर की काल कोठरी है। वैसे अब ये एक अहम सवाल है कि आज़म खान का आइंदा कलाअमल क्या होगा, कि क्या आज़म खान समाजवादी पार्टी से जुड़े रहेंगे या फिर वो अपनी राह अलग कर लेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज जो है वो गुज़िश्ता रोज़ बाहिफ़ाज़त अदा की गई। एक बड़ी तादाद में गुज़िश्ता रोज़ लोग वहाँ पहुँचे, बावजूद इसके कि वहाँ वज़ू का इंतज़ाम नहीं था, उसके बावजूद भी लोगों से कहा गया था कि वो घरों से वज़ू करके पहुँचे, तो एक बहुत बड़ी भीड़ वहाँ देखने को मिली और बताया जा रहा है कि वहाँ मस्जिद में खड़े होने की भी जगह नहीं थी, जिसके बाद जो है वो मस्जिद को बंद कर दिया गया। नमाजियों का यही कहना था कि वो गंगा जमनी तहज़ीब को बरकरार रखना चाहते हैं, वो काशी के हम आहंगी को टूटने नहीं देंगे। ज्ञानवापी मस्जिद से मुताल्लिक़ गैर ज़रूरी तौर पर खड़े किए गए तनाज़े में जुमे को सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अहम फ़ैसला दिया है बल्कि वाराणसी में जज्बात को ठंडा करने की भी एक बड़ी कोशिश की है। कोर्ट ने मामले की समाअत सिविल कोर्ट से लेकर ज़िला अदालत को सौंप दिया है और कहा कि कोई तजुर्बेकार जज ही इस मामले पर समाअत करे।
جمعے کو ہونے والی سماعت میں ہندو اور مسلم فریق کے درمیان تلخ بحث بھی دیکھنے کو ملی۔ اسی درمیان جو ہے عدالت عظمیٰ نے اس معاملے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے اسے ضلع جج کو منتقل کر دیا ہے۔ کیس پر اب سول جج سینئر ڈویژن وارانسی کی جگہ ضلع جج وارانسی سماعت کریں گے۔ سپریم کورٹ نے ساتھ ہی یقین دلایا ہے کہ سبھی فریقین کے مفادات کا تحفظ ہر حال میں کیا جائے گا۔ وہیں کورٹ نے کئی سارے مشورے بھی دیے ہیں۔ وہ اس دوران عدالت عظمیٰ نے مسلم فریق کے دلائل کو اہمیت دیتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کو 1991 میں بنائے گئے پلیسز آف ورشپ ایکٹ، عبادت گاہوں کے قانون کی خلاف ورزی کو بتانے والی مسلم فریق کی عرضی پر سب سے پہلے سماعت ہو، اس طرح کا عدالت نے حکم دیا ہے۔ وہیں سماعت تک مبینہ مذہبی علامت والے علاقے کو محفوظ رکھنے اور نماز نہ روکنے کی ہدایت برقرار رہے گی، اس طرح کی بات عدالت نے کہی ہے اور کہا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی ہے۔ دراصل مسلم فریق کے وکیل حذیفہ احمدی نے بینچ کے سامنے کہا کہ 1991 کے پلیسز آف ورشپ ایکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے گیان واپی معاملے سے متعلق عرضی کو منظور ہی نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ ساتھ ہی احمدی نے کہا کہ اسے صرف ایک معاملے کے نظریے سے نہ دیکھا جائے بلکہ اس کا اثر جو ہے، اگر یہ فیصلہ جو ہے اس کا اثر کئی ساری مساجد پر پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک سازش کے تحت اس طرح کی عرضی داخل کی گئی تھی اور مذہبی عمارت کے کردار کو تبدیل کرنے کی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی و خیر سگالی کو بگاڑنے کی کوشش بھی انہوں نے اسے قرار دیا تھا، اور اب جو ہے وہ اس کی سماعت ہوگی اور سماعت کے دوران ہی پتہ چلے گا کہ کیا عدالت فیصلہ سناتا ہے۔ ویسے آپ نے ہندوستان میں یہ سنا ہوگا کہ گھر میں رکھا موبائل، ماں کا یا باپ کا موبائل، ایک 8 سالہ بچہ اسکول لے کر پہنچ جاتا ہے، لیکن یہ خبر آپ سن کر ضرور چونک جائیں گے کہ امریکہ میں 8 سالہ طالب علم گھر سے اپنے بستے میں پستول رکھ کر اسکول لے آیا، جو کلاس میں غلطی سے چل گئی، جس کے نتیجے میں اس کا ساتھی جو ہے وہ زخمی ہو گیا۔ زخمی طالب علم کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں اس کی جو ہے وہ حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کرنے والا دوسری کلاس کا طالب علم ہے اور وہ اسکول آتے ہوئے اپنی ماں کا لوڈڈ پستول لے آیا، اور جو پستول تھا وہ ماں نے اپنی بستر کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ پستول کو تحویل میں لیا گیا ہے اور مقامی عدالت نے جو ہے پستول چلانے والے بچے کی 28 سالہ ماں کو طلب کیا ہے اور سخت سرزنش بھی کی اور بچے کی جان خطرے میں ڈالنے کے الزام میں جو ہے $1000 جرمانہ بھی ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ناظرین، آج کی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔